नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। और आज पावन छठा नवरात्रा हम शुरू से बताते हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठा नाम कात्यायनी, माता कात्यायनी को नमन। अब इससे आगे बढ़े तो हमने कल जो एक रात का प्रोग्राम किया था उसके अंदर हमने चर्चा की थी कि पर उपदेश कुशल बहुतेरी। अब लोगों ने कुछ की उत्सुकता थी, कुछ की नाराजगी थी, लेकिन वास्तविकता यही, और हमने इसीलिए कहा था और मैं फिर रिपीट कर देता हूं उसका अर्थ। जहां मेरे देश के प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री सब कह रहा हूं, हालांकि वो बात अलग है कि वो एक पार्टी के नेता के नाते जाकर अब वहां पर उनको प्रधानमंत्री कैसे कहा जाए। प्रधानमंत्री के लिए तो सारा राष्ट्र बराबर है, लेकिन क्योंकि जब एक पार्टी, एक राजनीतिक दल विशेष के पक्ष में प्रचार करते हैं तो इसका अर्थ आप प्रधानमंत्री के रूप में तो नहीं है वहां पर। सीधी सी बात तो यही है। पर चलिए जो भी है, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के नाते संतों से अपील की, विशेष रूप से जो अवधेशानंद गिरी जी महाराज जूना अखाड़े वाले, कि इस कुंभ को अब समाप्त कर दिया जाए, अर्थात केवल प्रतीकात्मक रूप में रखा जाए। उनकी मांग मानवी ली। जूना अखाड़े ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कुंभ को विसर्जित घोषित कर दिया। अब से प्रतीकात्मक रूप में वहां रहेगा, लेकिन अनेकों अखाड़े अब भी हैं जो कहते हैं कि जो एक व्यवस्था बनी आई है परंपरागत रूप से, उसके अनुसार कह देने भर से कुंभ समाप्त नहीं होता है, विसर्जित नहीं होता है। जो जो तिथियां हैं उस अनुसार वो अपने पूरे जितने भी नियम, मतलब कोविड के नियमों का पालन करते हुए समस्त धार्मिक रीति रिवाजों का वहन करेंगे, उनको निभाएंगे। तो बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने संतों से तो निवेदन कर दिया कि कुंभ को समाप्त किया जाए, लेकिन अपनी रैलियां करने निकल पड़े बंगाल के अंदर। वहां भी इसी प्रकार लाखों की भीड़ थी, बल्कि मैं कहूं कुंभ से ज्यादा भीड़ हो रही थी वहां पर। तो बेहतर तो यह होता ना कि प्रधानमंत्री जी ने अगर प्रधानमंत्री होने के नाते वहां पर यह अपील की संतों से, कुंभ एक धार्मिक अनुष्ठान को सीमित कर देने की, तो क्यों नहीं उन्होंने अपनी राजनीतिक रैलियों को सीमित किया। एक राजा, एक राष्ट्राध्यक्ष जो करता है उसका आम जनता अनुसरण करना पसंद करती है। लेकिन बदकिस्मती यहां तो यही कही जाएगी कि आप संतों के लिए, आम जनता के लिए कुछ और संदेश दे रहे हैं और अपने लिए कुछ और कर रहे हैं। आप वो लाखों की रैली को संबोधित करने चले गए। क्यों? क्या आप वर्चुअल रैली नहीं कर सकते थे? बिल्कुल की जा सकती थी। फिर क्यों आपको व्यक्तिगत रूप से वहां जाने की आवश्यकता पड़ी? और उसके बाद भी आप उस रैली को उत्सव के रूप में देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं उस रैली से। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दिए। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। क्या ये संदेश एक राजा की तरफ से, एक राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से जाना उचित है? समझ नहीं आता। इसीलिए आपने औरों के लिए तो संदेश पास कर दिया, लेकिन अपने ऊपर उसको लागू नहीं करते। और आप ही क्या, कोई भी नेता लागू नहीं कर रहा है। आप दुनिया को सब लोग पाठ पढ़ा रहे हैं, सारे नेतागण, कि भाई कोविड फैल रहा है, ये नहीं किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा। लेकिन चाहे वो ममता बनर्जी हो, अमित शाह हो या कोई और हो, सब ने रैलियों पे कंसंट्रेट किया। और करे भी क्यों ना, जब देश का प्रधानमंत्री इन भीड़ों में जाके इस महामारी के दौर में इस प्रकार के उत्सव मना रहा है, ये उत्सव ही हो गया एक तरीके का, तो फिर बाकी लोग पीछे क्यों रहे? सीधी सी बात तो ये है ना। हालांकि वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री जी ने आज वाराणसी में कोविड से संबंधित जो रैली, वो भी तो आपने वर्चुअली वहां पर कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, तो वर्चुअली रैली क्यों नहीं की जा सकती थी? पहले चुनावों में कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल किया है इस चीज को, आप ही की पार्टी ने किया है। बिहार चुनाव से पहले का गौर कीजिएगा।
फिर आपने नहीं किया। चलिए अब क्या कह सकते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए बात करें तो हाँ, राहुल गांधी ने जरूर आज ये घोषणा कर दी कि भाई वो कोविड महामारी के इस दौर के अंदर अब अपनी और रैलियां नहीं करेंगे। लेकिन सत्य तो ये है, कहा जाए कि राहुल गांधी एक बार फिर से सत्ता पक्ष के बिछाए जाल के अंदर, उनके मकड़ जाल के अंदर फंस गए हैं। पहले भी फंसते नजर आए थे, आज फिर फंस गए हैं। आज आप देख लीजिएगा, नमस्कार इंडिया के माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि अब के बाद होगा ये कि ये बातें फैलाई जाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी को ये पता था कि उनकी पार्टी कहीं सत्ता की दौड़ के अंदर नहीं है, उनकी पार्टी को सफलता हासिल नहीं हो रही है। इसलिए राहुल गांधी ने कोविड का बहाना करके अपनी रैलियों को स्थगित कर दिया, ताकि कल को उनके ऊपर ना आए जैसे पहले सब कहते रहे सत्ता पक्ष के लोग, राहुल जहां जहां भी गए वहां पे जो उत्तर मिला या जो आंसर मिला या जो फल मिला वो शून्य मिला। यही होगा, राहुल गांधी फिर एक बार मकर जाल में फिर फंस गए। आपको याद है ना, बहुत पहले राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए कि जो कैंडिडेट वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं उनके मोरल का क्या होगा। आपने तो उनकी सबकी ऐसी तैसी फिरवा दी ना, उनके करोड़ों रुपए उन लोगों के दाव पर लगवा दिए, और आगे के लिए कांग्रेस के जो भविष्य को तो आप लोगों ने दाव पर लगा ही रखा है। याद कीजिए बहुत पहले जब मनमोहन सिंह एक वो बिल बना रहे थे, पढ़ रहे थे, जाकर आपने फाड़ दिया। सत्य तो ये है कि कोई भी जो अपराधी है, जिसको सजा हो चुकी है, जिसकी सजा के तहत अब लालू प्रसाद जेल से जमानत पर आए हैं, वो चुनाव ना लड़ पाए, आपने वो वाला बिल फाड़ा था। यदि वास्तविकता में देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन हुआ क्या, आज तक भी आपका उस बात को लेकर मजाक उड़ाया जाता है कि प्रधानमंत्री से ऊपर राहुल गांधी थे और उन्होंने बिल फाड़ दिया। और वास्तविकता यह है कि उसके कारण ही, आपके उस कानून के कारण ही लालू प्रसाद यादव जेल गए, चुनाव नहीं लड़ पाए, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उनके जेल जाने के बाद उनके दल को तो जो नुकसान हुआ, लेकिन कांग्रेस को भी भयंकर नुकसान हुआ। इसको बिल्कुल स्वीकारना चाहिए। आप बार बार कहते हैं नहीं हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें भाषा संयम रखनी चाहिए। राहुल गांधी अनेकों बार कह चुके हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यह राजनीति है, विशेष रूप से भारत की राजनीति है। आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। आपको अपनी ही पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत से सीखना पड़ेगा, आपको अपनी ही पार्टी के नेता पवन खेड़ा से सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा तो साहब आपने कांग्रेस का बंटाधार तो खरीद दिया है, उसको जमीन पर ले आए हैं, अब उसको गर्त में जमीन के नीचे भी पहुंचा देंगे। क्या हुआ था आपको याद है, मणिशंकर अय्यर ने जब एक शब्द कहा, जब मोदी जी बारंबार अय्यर कुछ बार सोनिया गांधी के लिए मतलब अब अपशब्द ही है उनका प्रयोग कर रहे, तो मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने यही तो कहा कि किस नीच किस्म का व्यक्ति है ये। अर्थात उन्होंने पर्टिकुलर एक व्यक्ति को टारगेट किया था उसकी भाषा के कारण, उन्होंने पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया था। लेकिन मोदी जी ने क्या फैलाया कि बहनों भाइयों मेरी जाति को नीच कहा। क्या यह सत्य है कि उनकी जाति को नीच कहा या व्यक्तिगत रूप से सिर्फ उनको नीच कहा? मैं फिर कह रहा हूं, नीच शब्द के प्रयोग का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, मैं या नमस्कार इंडिया, लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने हा हुल्ला मचा, बजाय आपका काउंटर अटैक होता कि देखिए एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद के ऊपर बैठ करके इस प्रकार झूठ बोल रहा है, सरेआम कह रहा है उस जाति को, जबकि जाति का सब आया नहीं। फिर तो जाति से आगे आप बढ़कर कहें कि भाई पूरे हिंदू समाज को उन्होंने गाली दी, क्यों नहीं कहा? कल को अगर मैं कोई गलत काम करता हूं, अगर कोई मुझे कहता है, और आप में से बहुत लोग मुझे मालूम है कि मेरी निंदा करेंगे इस बात के लिए, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरी पूरी की पूरी जाति की निंदा हो गई? बेहतर होता कि उस समय तरीके से उनके झूठ को सामने लाया था अटैकिंग मोड में आते हुए, लेकिन किया क्या राहुल गांधी ने? बीजेपी और बाकी के लोगों के मकर जाल में, उनके फैलाए जाल में, उनके जो मीडिया के माध्यम से जो चीजें आती हैं उसमें फंस गए। और क्या किया? मणिशंकर अय्यर के विरुद्ध एक एक्शन ले लिया, चाहे वो सीमित समय के लिए रहा, लेकिन लिया ना, और उसका ही सत्ता जो आज सत्ता में पक्ष फायदा उठा गया।
तो राहुल गांधी को मैच्योर्ड होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप लोगों के बस की नहीं है कांग्रेस चलानी, तो आज आपकी पार्टी में जो मुंह तोड़ जवाब देती है महिला सुप्रिया श्रीनेत, उससे सीखिए। आप पवन खेड़ा से सीखिए, आप रागिनी नायक से सीखिए, आप अलका लांबा से सीखिए। अनेकों लोग हैं, क्यों नहीं सीखते आप? रणदीप सुरजेवाला से सीखिए। अरे श्रीमद् भागवत के अंदर भी 27 गुरु बताए गए हैं, वहां हाथी से भी सीखा, छिपकली से भी सीखा, कुत्ते से भी सीखा। ये तो आपकी पार्टी के इंसान हैं। अगर इनसे कुछ सीख ले राहुल गांधी जी, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और अगर आप लोगों ने बिल्कुल ही कसम उठा रखी है कि नहीं, हमें तो इस कांग्रेस को बिल्कुल डुबाकर तब तक टॉर्च मारकर देखते रहेंगे जब तक वो बिल्कुल नीचे डूब ना जाए, संतुष्टि ना हो जाए, तो एक अलग विषय है। लेकिन आप राष्ट्र के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी जी। मैं तो बहुत सीधी सच्ची सी बात आपसे कह रहा हूं। बाकी अब क्योंकि ठीक है, अब आपने जो करना है वो आप लोग करेंगे ही करेंगे। अभी एक खबर आ रही है मेरे पास इसी समय, वो ये है कि एक प्रसिद्ध, मैं कहूं, शिक्षाविद पंडित बी के गौड़ जी का 86 वर्ष की अवस्था में, लगभग 86 वर्ष की अवस्था में आज सुबह 3 बजे निधन हो गया। बी के गौड़ जी जो है वो प्रकांड विद्वान रहे। अपने समय में उन्होंने एमए संस्कृत में और इंग्लिश में, दोनों विषयों में उन्होंने एमए किया था, और वो बीबीसी में भी कार्यरत रहे काफी समय तक। उसके अलावा जो जानकारी मुझे दी जा रही है वो ये है कि लंदन से TFL का कोर्स भी उन्होंने किया था, वहां पर बीबीसी के साथ जुड़े रहे। और एंग्लो संस्कृति विद्यालय के अंदर भी उन्होंने पढ़ाया। और उसके अलावा इथियोपिया में था एक वॉइस ऑफ गॉस्पेल रेडियो, उसके अंदर भी वो कार्यरत रहे। और लंदन के अंदर हिंदी समाचार वाचक तो बीबीसी के अंदर रहे। आज उनका अचानक दिल का दौरा पड़ने से सुबह निधन हो गया है डॉक्टर बी के गौड़ जी का। उनके परिवार में 2 पुत्रियां बताई जा रही हैं, जो फिलहाल मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है। नमस्कार इंडिया महान शिक्षाविद डॉक्टर पंडित बी के गौड़ जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। देखिए, ऐसे प्रकांड विद्वान बहुत कम अब आज के समय में, मैं तो कहूँ, बहुत कम रह गए हैं, या लोग संस्कृत की तरफ झुकाव बहुत कम लोगों का रह गया है। अभी मुझे एक और संदेश आ रहा है सामने से, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से उनके वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित सुदेश भारद्वाज जी की ओर से उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं पंडित बी के गौड़ जी के निधन के ऊपर। और मध्य प्रदेश की अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं राजेश दुबे, उनकी ओर से भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आगे यदि कोई और जानकारी होगी तो नमस्कार इंडिया आपको उपलब्ध कराएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि दुनिया है साहब, कहा तो यही गया है, जो आया है उसको जाना है, लेकिन जिसके परिवार के बीच से कोई व्यक्ति जाता है उन्हीं को मालूम होता है। बात करने का प्रयास करेंगे, जो हमें जानकारी आ रही है हमारा बात करने का प्रयास होगा उनके भाई, वो भी संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, पंडित सुरेश गौड़ जी से। अगर हमारे पास उनका कोई क्लिप आता है तो मैं जरूर चलाने का प्रयास करूंगा अभी बीच के अंदर ही। चलिए अब आगे से आगे अगर हम बढ़ें तो एक और देखिए, कभी कभी क्या होता है, आम आदमी की मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं कानूनी दाव पेचों के अंदर नहीं जा रहा हूं। आज का अखबार, हिंदुस्तान के अखबार में आज की खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने निजी वाहन को सार्वजनिक स्थल मानने से मना कर दिया है। अब लेकिन दूसरी ओर गौर करें, आपसे कुछ ही दिन पहले का निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, जहां पर निजी वाहन को सार्वजनिक स्थल मानने से घोषित कर दिया और हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया उन्होंने। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट, ये इस संदर्भ में नहीं, दोनों फैसले अलग अलग संदर्भ के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो अलग फैसले के अंदर दिया, अलग मुकदमे में दिया है। और दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आपको पता ही है, जो कोविड से संबंधित था, उन्होंने निजी वाहन को सार्वजनिक स्थल माना है, व्यक्तिगत नहीं माना है।
कोशिश करेंगे, नमस्कार इंडिया फिर प्रयास करेगा। हालांकि दोनों की नेचर, दोनों मुकदमों की नेचर अलग अलग है, लेकिन आम आदमी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है। हमारा प्रयास होगा कि नहीं अधिवक्ता महोदय से इस विषय के ऊपर चर्चा करके और आपके सामने उस पूरी चर्चा को, हमारा प्रयास होगा कल हम लेकर आएंगे उस चर्चा को आपके सामने। लेकिन हमारा अभी भी आपसे निवेदन कि घर से बाहर, पहली चीज तो कर्फ्यू, क्योंकि अभी दिल्ली में तो चल ही रहा है और जगहों पर भी आज जो है बाहर बिल्कुल ही ना निकले तो अच्छा है। जवाब जो हमने उनसे मांगे थे कि भाई आप परिवार में जाना, पार्क में सुबह शाम घूमना अलाउ है या नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है आजकल लोग फ्लोर्स में घूम रहे रहते हैं। आजकल लोगों ने पालतू कुत्ते पाले हुए हैं। अब एक दिक्कत होती है, कुत्ता तो छोटे छोटे फ्लोर के अंदर दिक्कत हो जाएगा और लोगों को बाहर ले जाना पड़ता है, तो क्या वो अलाउ है नहीं है, किसी एजेंसी ने जवाब अभी तक नहीं दिया है। तीसरा दिन हो रहा है आज। केजरीवाल साहब ने आज जरूर रोना रोया है कि भाई हालात खराब हैं और कोविड के जो प्रतिशत है 30% से ऊपर जो है वो आ रहा है, जो मरीज बढ़ रहे हैं, बेड जो है वो कम हो चले हैं। इसी प्रकार ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है कि भाई उन्हें जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के इंजेक्शन, कोविड वाले इंजेक्शन ये जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराए जाए। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ सुझाव भेजे हैं और सुझाव के अंदर उन्होंने ये जानना चाहा, सबसे पहली चीज ये कहा है कि भाई जो टीकाकरण उसको बढ़ाया जाए। दूसरी चीज उन्होंने इस चीज पर जोर दिया है कि बजाय ये गिनने कि हमने कितने लोगों को इंजेक्शन लगा दिया, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि कितने आबादी के कितने प्रतिशत लोगों को इंजेक्शन लगा है। बात वही है, क्योंकि आज के समय में आंकड़ों से तो खेला जा ही रहा है, ये तो आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते ही हैं। आज का कम से कम मैं कहूं जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है वो जनरल वीके सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व में थल सेना अध्यक्ष रहे, उनका एक ट्वीट, जिस ट्वीट के अंदर उन्होंने गाजियाबाद के डीएम से बेड उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया अपने किसी भाई के लिए। लेकिन जब उनकी छिछालेदारी हुई, लोगों ने ट्रोल किया कि बताइए आम जनता का क्या हाल होगा जब एक मिनिस्टर का ये हाल है। और मैं समझता हूं जब उनकी पार्टी के ऊपर से दबाव बना होगा तब वीके सिंह साहब ने उस डिलीट को हटा दिया, उस ट्वीट को हटा दिया, अर्थात डिलीट कर दिया और स्पष्टीकरण दिया, नहीं वो मेरे कोई खून के रिश्ते का भाई नहीं है, मेरा उद्देश्य तो एक संदेश पहुंचाना था, कोई मेरा जानने वाला था, उसने मुझे इस प्रकार का संदेश भेजा था या सहायता मांगी थी आदि आदि। कुल मिलाकर पार्टी के दबाव में आकर उन्होंने डिलीट कर दिया है अपने इस ट्वीट को। तो आज की चर्चा को यही विराम देंगे। कल सुबह की चर्चा पर आपसे फिर मुलाकात होगी। कल 7वां नवरात्र रहेगा, उसके लिए आपको अग्रिम रूप से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपसे फिर निवेदन, क्योंकि कल सुबह से आप सब लोग अपने अपने कामों की ओर निकलेंगे, जाएंगे, जाना मजबूरी भी है, लेकिन बाहर निकलते समय यहाँ नाक से और यहाँ तक, क्योंकि अगर गलती से आपका मास्क यहाँ हो गया तो आपका चालान कटे ही कटे। ठीक है साहब, रमजान में जो रोजा रख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जय माता की, नमस्कार।